सो आप लोग स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। यस, तो ये एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दिखाया हुआ है, ऐसे कट किया है, दो और ट्यूब्स अटैच कर दिए हमने और उनमें लिक्विड राइज किया है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। यहाँ प्रेशर थोड़ा ज्यादा है इसलिए यहाँ लिक्विड ज्यादा राइज किया है, प्रेशर कम है तो कम राइज किया है। तो इनमें डिफरेंस ऑफ हाइट कितना है आपका, h। ऑलराइट, सो here the question is you are supposed to find v2 and at point 1 speed is v0। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले जिसमें कि प्रेशर इन्वॉल्व है, वेलोसिटीज इन्वॉल्व है, तो आपको कहा क्या यूज करना है यहाँ पे, बर्नौलीज इक्वेशन। रिमेंबर डायनेमिक्स में दो ही इक्वेशंस है, कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड 2। तो आप लिखवाइए यहाँ पे पॉइंट 1 पे क्या लिख सकता हूँ मैं, P1 प्लस रो जी, जो कि रेफरेंस लाइन मैंने यही मान रखा है दोनों के लिए, तो रो जी एच का फैक्टर इसमें नहीं आएगा, प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी, ये भी उसी रेफरेंस लाइन पे है, हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। नाउ गाइस P1 minus P2 I am getting P1 minus P2। ओके, मैंने आपको एप्लीकेशन पार्ट में भी सिखाया था, is plus half of रो V1 square is equal to half of रो V2 square। इसे आप इक्वेशन 1 जैसा ट्रीट कर लीजिए। अब आप अगर P1 minus P2 लिखना चाहें, देखिए यहाँ लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप हाइड्रोस्टैटिक्स के आइडियाज यूज कर सकते हैं इन ट्यूब्स में। तो P1 minus P2 का आप क्या लिख सकते हैं, रो जी एच, दिस एच। ओके, so this is given to you, so I'll put it this number। so by 1 and 2 what you have with you is you have rho gh plus half rho v1 square is equal to half rho v2 square। well, we can cancel rho, we can send to this side, so it become 2gh plus v1 square root is v2। v1 is given to you as v0, so v2 is root of v0 square plus 2gh। so by using Bernoulli's equation we have solved this question and here is the answer, so you can take note। okay, next question लिखिए, and here ये शायद आपने बचपन में कभी किया भी हो कि एक कंटेनर है लिक्विड का, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है और वो रखा हुआ है एक सरफेस पे, उसके अंदर हमने एक पाइप डाला और पाइप में से हम पानी निकाल रहे हैं। ओके, पाइप इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, तो आपको मैं कुछ हाइट्स प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे। तो जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, दिस इज द कंटेनर बेसिकली। ओके, तो जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, वो वहां से आपका जो एग्जिट पॉइंट है वो एक हाइट h नीचे है। ओके, और ये वाली हाइट भी आपको दे दी गई, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी राइट दिस इज h गिवन टू यू एंड लेट मी कॉल इट h1। ओके, तो आपसे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी विथ विच द लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम दिस ट्यूब, सो यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी विथ which liquid comes out from pipe। आपको डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, एंड इफ यू नीड यू कैन टेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ओके, तो चलिए मैं आपको एकदम बेसिक से ही बता रहा हूं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, we have a point here, so you call this point to be 1। okay, and suppose you take another point
on this surface, say it is at 2, and जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा यहाँ पे लिक्विड की जो लेवल है वो डाउन होती जाएगी, इसे मैंने V2 नाम दे दिया, और यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है उसे मैंने V1 नाम दे दिया। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स है, आप देखिए मैंने यही 2 पॉइंट्स क्यों लिए, क्योंकि मुझे हाइट दी हुई है इसकी। तो मैं क्या यूज करूंगा, बर्नौलीज इक्वेशन between 1 and 2. So how will I use Bernoulli's equation between 1 and 2? I'll write pressure at 1 plus, okay, you must define the reference. तो मैंने इसे रेफरेंस ले लिया, तो ये h नीचे है, तो ये आएगा रो g इंटू माइनस एच प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट 2 प्लस रो जी, वो रेफरेंस लाइन पर ही है, प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने ऐसा है, प्रेशर एट 1 इज जस्ट आउटसाइड द पाइप, ओके, दिस पॉइंट इज जस्ट आउटसाइड द पाइप, ठीक है। तो वहां पे प्रेशर किसके इक्वल है, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो P1 की वैल्यू कितनी है, P0, P2 की वैल्यू भी कितनी है, P0। सो व्हाट वी हैव हियर, minus of rho gh, this cancels out, yes, plus half of rho v1 square is equal to half of rho v2 square. So we have half of rho v1 square is equal to rho gh plus half of rho v2 square. Now we send this to that side, so v1 square is equal to 2gh प्लस v2 स्क्वायर, मेक इट इक्वेशन 1। गाइस यहाँ पे दो अननोन आएगा, v1 भी और v2 भी, सो लेट्स यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिटवीन 1 and 2। फॉर दैट आई नीड टू टेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, मैं आपको इन जनरल करके बता रहा हूँ। तो ये जो कंटेनर है, तो आपको दिया हुआ है कैपिटल A इज एरिया ऑफ cross section of container and small a is area of cross section of tube, ठीक है। ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है और कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। तो क्या इक्वेशन आएगी आपके पास यहाँ पे, कैपिटल A into V2 will be equal to small a into V1, so V2 can be replaced with small a by capital A into V1, so I make this equation 2. So now can you help me with these equations? Yes, I am writing here. So by 1 and 2, what can be written? I can write V1 square is equal to 2GH plus V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a square by a square into v1 square, so I have 1 minus a square by a square into v1 square is equal to 2gh, so I have v1 is equal to root of 2gh divided by 1 minus small a square by capital A square. So this is my answer basically, but most of the time it is given that if your capital A is much greater than small a, in that case small a by capital A will tend to 0, so small a by capital A will tend to 0, so in that case v1 can be approximately written as root of 2gh. Now here one thing is important to note is, if you take this tube above this free level, then water will not come out. इस पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, या H1 कहीं भी अपीयर नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं क्या। तो दिस इज द वेलोसिटी बाय विच लिक्विड कम्स आउट। तो क्यों बाहर आ जाता है, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। नाउ हियर फ्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड, यू नोट दिस डाउन फर्स्ट। So now I am considering this condition to be true, capital A is greater than, much greater than small a. Now I am asking you, what is the pressure at these 2 points? I am taking a point here, I name this point as 3, I am taking a point here, I name this point as 4. 3 is just outside the tube and 4 is just inside the tube, and they both are at this height h2.
So I'm asking the first part here, pressure at point 3 and 4. So guys, अगर मैंने कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए ले रखा है तो फिर यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 के बीच में कितना हाइट का डिफरेंस है, h2। इनमें कोई वेलोसिटी डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये मूव भी कर रही है सरफेस तो अक्रॉस द सरफेस ये कितनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा, v2 से, ठीक है। तो मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज में बताया था कि एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जब वर्टिकल होता है तो दो पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस आता है, रो जी एच। तो ये तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि P3 माइनस P2 की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, रो जी एच टू। आपको P2 पता है तो आप सीधा सीधा P3 लिख सकते हैं, it will be rho g h2 plus P2 which is P naught. Okay, I'm telling you that P atmosphere is P naught. This is given to you. Well, so you got P3. Well, let's think about 4. How will I get pressure at 4? So for that we just need to consider one thing here. At this point liquid is at rest and here it is moving with the same velocity v1. Can you tell me why v1? क्योंकि यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर मैं लगाऊंगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट क्या है, सेम। तो a इंटू वी सेम है, a चेंज नहीं हो रहा तो v चेंज नहीं हो रहा है। सो 3-4 में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है। सो गाइस लेट्स सॉल्व इट आउट, व्हाट वी गेट देयर। सो बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 3 and 4, it's exciting to know, come on. So Bernoulli equation between 3 and 4, if I use, I'll write pressure at 3 plus, let me take this as a reference, can I? Or take the same reference, okay, old wala hi lete hain, plus rho g minus h2 plus half of rho v2 square is equal to P3 plus rho g, वो भी उतना ही नीचे है भाई, minus h2 plus half of rho v1 square. Well, this cancels out, so I get it's P4. I get P3 plus, I'm taking this to be tending to 0 under this condition, capital A very greater than small a. So P3 is equal to, जिनको ये समझ नहीं आया कि मैंने V2 को 0 क्यों लिया, आप यहाँ पे ये सोच लीजिए A V2 is equal to A V1 है, ठीक है। तो V2 को क्या लिखेंगे आप, A by A into V1। अब A बहुत ही छोटा है इसे, तो V2 will tend towards 0, okay। So P3 is equal to P4 plus half rho V1 square. So basically P4 is lesser than P3. तभी तो लिक्विड 3 से 4 की तरफ जा रहा है, क्योंकि 3 पे प्रेशर ज्यादा है और 4 पे कम है। So P4 is P3 minus half of rho V1 square. So let's put the number P3 minus half rho V1 you have calculated to GH. So basically what you have, this cancels out. So P4 is basically rho g h2 plus p naught minus rho g h. So what is P3? I'm writing here, sorry, P4 is rho g h2 minus h plus p naught, or you can leave it here also, yeah, p naught minus rho g h minus h2. This way I can write, yes. So one thing here is very important to notice, pressure at 3 is greater than pressure at 4, or you can say that pressure difference is converting into the kinetic energy per unit volume. So any problem you have here? Okay, no doubt. Well, now let us see, there's something called Venturi meter. We are still in dynamics. Venturi meter, it is used to measure flow rates यानी वॉल्यूम फ्लो रेट Q। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है। सपोज आपके पास एक पाइप है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है और मुझे इसकी फ्लो रेट निकालनी है, तो वेंचुरी मीटर सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। तो वेंचुरी मीटर सेटअप कंसिस्ट ऑफ a broad pipe, then you have a narrow section, then you again have the broader section, and
you have a manometer connected between the arms. Okay, and after this you have your original pipe. So this setup is venturimeter. इसमें से जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा होगा उसके आप क्या निकाल सकते हैं, फ्लो रेट, कि पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है. दिस इज अवर मैनोमीटर. सो व्हाट हैपेंस, इसके लिए आपको क्या क्या पता रहता है, आपको पता रहता है ग्रेटर क्रॉस सेक्शन एरिया, आई टेक इट कैपिटल ए, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए, दिस यू नो, एंड द मैनोमेट्रिक लिक्विड रहता है. ठीक है भाई, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा वहां स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा. आज ही सिखाया मैंने, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है, जहां काइनेटिक एनर्जी कम होती है. सो प्रेशर यहाँ पे क्या रहेगा, ज्यादा, तो यहाँ का मैनोमेट्रिक लिक्विड नीचे आ जाएगा, यहाँ का मैनोमेट्रिक लिक्विड ऊपर चला जाएगा, और इस मैनोमेट्रिक लिक्विड में कुछ डिफरेंस आ जाएगा लेवल का. आई कॉल दिस H एंड यू हैव दिस, I call it rho naught. This is density of manometric liquid. Rho is the density of liquid flowing here, and we are interested in Q. Let's take this number to be V1. Let's take this number to be V2. I take this as 1, this as 2. So this is venturimeter. Venturimeter में क्या है, simply एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और एक मैनोमीटर अटैच्ड है. तो आपको पता है 1 पे एरिया ज्यादा है, स्पीड कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है, प्रेशर ज्यादा होगा, तो वहां मैनोमेट्रिक लिक्विड पुश हो गया, और यहाँ मैनोमेट्रिक लिक्विड करस्पॉन्डिंगली राइज हो गया, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम होगी. सो यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, सबसे पहले टास्क क्या है, टास्क है Q निकालना, और Q को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, AV1 या फिर AV2, ये तो पता ही है मुझे, किसी एक से भी निकाल लूंगा. दूसरी इक्वेशन क्या यूज करूंगा, बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 and 2. So let us use Bernoulli's equation between 1 and 2. क्या लिखोगे आप, प्रेशर एट 1 प्लस, अच्छा हाइट डिफरेंस की जहां तक बात है, वी हैव टेकन एट द सेम रेफरेंस लेवल, तो आप रो G0 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो G0 अगेन प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर. तो इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो मुझे मिलेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो आप कोई भी V2 या V1 एक की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो विल ट्राई. सबसे पहले P1 माइनस P2 निकाल लेते हैं. तो फ्रॉम द मैनोमेट्रिक रीडिंग आई कैन राइट P1 माइनस P2, इट विल बी इक्वल टू P1 minus P2, it will be equal to this rho naught G into H. Okay, so put this number, and by equation 1 I can replace, say I look for V1, I can replace V2 with capital A by small a into V1. Yes, put these two things in equation 2, so I get rho naught GH is equal to half of rho into V2, which is A by A square into V1 square minus V1 square. So we have this number 2 rho naught GH divided by rho is equal to A square by A square minus 1 into V1 square. So guys, what we have for V1, we have for V1 square root, which is 2 rho naught by rho into G H divided by A square by A square minus 1. So this is V1. Question is not solved yet. So we have V1 is equal to, I'm not interested in V, I'm interested in Q. Q I'll write AV1, so Q will be equal to A multiplied with this number, so I have root of twice
डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड GH divided by a square minus a square by a square. So I can take this out here. So this formula you can remember for Venturi meter. Remember this. इसमें नंबर्स जरूर ध्यान रखें. ए आपका ब्रॉड क्रॉस सेक्शन एरिया है, स्मॉल ए छोटा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है. ये रो नॉट मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी है, रो उस पाइप में जो लिक्विड फ्लो है उसकी डेंसिटी है, एच रीडिंग ऑफ मैनोमीटर है. तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो आप एक पाइप लेते हैं और इसमें ये जो ब्लू पार्ट मैंने ड्रॉ किया उसे अटैच कर देते हैं. लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, यहाँ से आपको मेजरमेंट किसका लेना होता है, एच का. आप स्क्रू गेज की मदद से ये आप क्रॉस सेक्शंस पता रखते हैं, तो ये नंबर आपको ऑटोमेटिकली पता रहते ही हैं. ठीक है, आपको क्या क्या पता रहता है, रो नॉट, रो, ए. तो इस रीडिंग सिर्फ क्या पुट करनी रहती है आपको, एच, और वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, फ्लो रेट. ओके गाइस, सो यू कैन नोट दिस डाउन, वेंचुरी मीटर. इसके बाद एक और मैथमेटिकल एप्लीकेशन है बर्नौलीज का, टॉरिस-एलिस थ्योरम. Let me check the spelling. Okay. इसके बाद एक और एप्लीकेशन है बर्नौलीज का, टॉरिस-एलिस थ्योरम और टॉरिस-एलिस लॉ. टॉरिस-एलिस बेसिकली प्रेडिक्टेड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. मतलब क्या कि आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपने लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, और उसमें फ्री सरफेस से कुछ h हाइट नीचे एक छोटा सा होल कर दिया, तो उस होल में से लिक्विड बाहर निकलता है. तो जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. ठीक है, और जो छोटा सा होल किया है हमने उसे ऑरिफिस बोलते हैं. ठीक है, तो मैं इनके नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ. ये जो छोटा सा होल है इसे क्या बोलते हैं अपन, ऑरिफिस, और ये जो V है उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. ओके, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, डबल एफ रहता है. सो व्हाट टॉरिस-एलिस एक्चुअली टोल्ड इज, ही टोल्ड अगर आपने फ्री सरफेस से h हाइट नीचे ऑरिफिस बनाया है तो आपका जो स्पीड है वो निकलता है √2gh. टॉरिस-एलिस लॉ ये बोलता है कि कंटेनर के अंदर जो आपने ऑरिफिस बनाया उसमें से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी स्पीड एग्जैक्टली उतनी ही है जैसे कि ये लिक्विड h हाइट तक क्या किया हो, फ्री फॉल. आप समझ रहे हैं, जैसे कि लिक्विड ने h हाइट तक क्या किया, फ्री फॉल, रेस्ट से लेके, तो एग्जैक्टली उतनी वेलोसिटी वो गेन कर लेता है. दिस इज टॉरिस-एलिस लॉ. उस टाइम पर जब बर्नौलीज प्रिंसिपल नहीं आया था तब ये माना जा रहा था कि एक नेचर का लॉ है, बट बाद में पता चला कि इसे हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम. ओके, तो आप टॉरिस-एलिस लॉ के बारे में क्या लिखेंगे, ये डायग्राम बनाइए उसमें पहले. ठीक है, ये टर्म लिखिए और वहां पे अपन लिख लेंगे दैट टॉरिस-एलिस प्रेडिक्टेड दैट velocity of efflux from an orifice made below h from free surface is same as if liquid has fallen the same height in free fall as liquid has fallen the same height in free fall. Okay, so this is टॉरिस-एलिस law. Let us prove this टॉरिस-एलिस law. तो इसके लिए मैं कुछ नंबर्स एज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, आपने ये डायग्राम बना लीजिए, मैं इसमें कुछ टर्म्स रिमूव कर रहा हूँ. राइट, ओके. वेल, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, कंसीडर कैपिटल A टू बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ
container, small a to be area of cross section of orifice. ओके, एंड हम इनको निग्लेक्ट नहीं करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है. ओके, सो कंसीडर ए पॉइंट ऑन द फ्री सरफेस, आई कॉल दिस पॉइंट 1, और यहां से आने वाली स्पीड को आप v1 ले लीजिए. एंड कंसीडर ए पॉइंट just outside the orifice, okay, and use Bernoulli's equation between 1 and 2. So what will you write? Pressure at 1 plus, अच्छा इसमें लगेगा अपने को रेफरेंस, तो मैं रेफरेंस यहाँ पे ले रहा हूँ एट द लेवल ऑफ ऑरिफिस. आप चाहे ऊपर भी ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखें अगर पॉइंट आपका रेफरेंस से नीचे है तो आपको नेगेटिव पुट करना है एच को, रेफरेंस के ऊपर है तो पॉजिटिव. सो P1 प्लस यहाँ पे अपना आ जाएगा रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 प्लस रेफरेंस है उसकी हाइट 0 है प्लस हाफ ऑफ रो स्पीड है VE. दिस इज व्हाट यू गेट. नाउ पॉइंट 1 इज एट द सरफेस, ओपन सरफेस, तो वहां प्रेशर कितना है P0 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर. Pressure at 2 is also P0. Now guys, मैं अभी आपको समझाया हूँ कि अगर मैंने just inside container point लिया होता, if I take a point here 3, pressure at 3 is not P0. Pressure at 3 will be greater than P0. तभी तो ये फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है. उसे आप बर्नौलीज लगा के निकाल सकते हैं. बेसिकली उसकी वैल्यू निकल के आएगी P0 प्लस T3 की वैल्यू निकल के आनी चाहिए P0 प्लस रो जी एच. हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, पर मैंने कौन सा पॉइंट कंसीडर किया, जस्ट आउटसाइड. बट वन मोर थिंग, वेलोसिटी एट पॉइंट 3 इज 0, फ्लूइड मूव ही नहीं कर रहा है. हाँ, अगर लेना भी है तो कितनी रहेगी उसकी वेलोसिटी, v1. ठीक है, चलिए P0 हम अभी 1 2 के बीच में लगा रहे हैं प्लस हाफ ऑफ रो VE स्क्वायर. P0 कैंसल्स आउट, सो यू हैव दिस रिलेशन. सो VE स्क्वायर माइनस thus V1 square is equal to 2GH. I have make it equation 1. Now use equation of continuity. Equation of continuity, वहाँ पे आप लिखेंगे capital A into V1 is equal to small a into VE. So here we are interested in VE. So V1 की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, small a by capital A into VE. Put this here in equation 1, and what you get, I'm writing over here. So we have V square minus small a square by capital A square into V square is equal to 2GH. Take V square out, you have 1 minus small a square by capital A square is equal to 2GH. So what is the result of VE? You have is 2GH divided by 1 minus small a square by capital A square का square root. So this is the outcome we got from Bernoulli's equation without any assumption. Now if I look at the Torricelli's law, तो Torricelli's law तो बोल दिया कि V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √2GH, और Bernoulli's लगा के कितनी आ रही है, √2GH divided by 1 minus a square by a square. तो basically this is more correct. Okay, in most of the cases orifice का एरिया बहुत ही कम होता है, कंटेनर का एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए जनरल केस में आप क्या मानते हैं कि स्मॉल a is much 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 lesser than capital A. In that case 1 minus this number is considered as 1 only, and orifice का जो velocity है वो कितना आ जाएगा आपके पास, √2g as this velocity of efflux. I hope you can understand this derivation. Okay, ये बहुत important है, यहाँ से ढेर सारे questions भी आते हैं कि अगर एक कंटेनर में h डेप्थ फ्री सरफेस से एक छोटा सा होल कर दिया जाए तो लिक्विड कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा, तो कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा, √2GH. कैन नोट दिस डाउन. नाउ इसी टॉरिसेलीज थ्योरम पे डिफरेंट वेरिएशंस पूछ लिए जाते हैं. जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, और वो एक सिंपल फ्लोर पर रखा हुआ है. ओके, और उस कंटेनर की टोटल हाइट, आप मान लीजिए वाटर जो फिल्ड है
वो कुछ L है, ठीक है, L हाइट तक फिल्ड अप है, और फ्री सरफेस से H हाइट नीचे मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, एक ऑरिफिस, ठीक है। और अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये एरिया A है और इसका एरिया स्मॉल a है, मैं मान रहा हूँ कैपिटल A स्मॉल a से बहुत बड़ा है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप सीधा सीधा ऑरिफिस जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है उसे कितना ले लेंगे, √2gh, ठीक है भाई। अब होगा क्या यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछता है वो, उसने यहाँ पे पूछेगा कि जो लिक्विड है बाहर आएगा उसको कितना टाइम लगेगा स्ट्राइक करने में फ्लोर को, और जो लिक्विड आएगा उसकी रेंज क्या होगी। तो अब ये क्वेश्चन तो भाई प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया, यू फाइंड द रेंज, ये आपकी रेंज हो गई है ना, इसे आर मान ले रहा हूं मैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां करने का। तो क्या है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, पर टाइम के साथ जैसे जैसे कैपिटल एच कम होता जाएगा, वी कम होता जाएगा, रेंज भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस from container at which water strikes the floor initially. Definitely that I should mention. तो बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो v इसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना आएगा इनिशियली, √2gh, हम t = 0 की बात कर रहे हैं। जब आपका ऑरिफिस फ्री सरफेस से कितना डेप्थ पे है h, धीरे धीरे फ्री सरफेस नीचे आएगी। चलिए v आ गया। अभी रेंज निकालने के लिए आपको याद है x डायरेक्शन मोशन पे जाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, vx × t निकालने के लिए y डायरेक्शन मोशन पे जाना पड़ता है, √2h/g पर यहाँ पे h ये है विच इज L - h, तो आपको लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ L - h/g। ये कहाँ से निकल के आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इफ यू रिमेम्बर, मैं याद दिला देता हूँ कि एक टावर है h हाइट का, यहाँ से अपन ने एक बॉल u स्पीड से थ्रो किया, तो कितना टाइम के बाद यहाँ स्ट्राइक करती थी, आपको याद होगा √2h/g। और आप रेंज कैसे निकालते थे, रेंज आप निकालते थे ut से, बेसिकली ux, पर इसकी वैल्यू कितनी है, u। Well, so let's put it there. So range आ रही है हमारे पास vx, which is v only, which is √2gh into twice of L - h/g। तो यहाँ से √g कैंसिल, रेंज आ रही है 2 बाहर, √h into L - h, ये आपकी रेंज का आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि भाई रेंज मैक्सिमम कब होगी, when will you have the maximum range। Sometimes we think कि velocity of efflux जब मैक्सिमम होगा तभी रेंज मैक्सिमम होगी, और velocity of efflux मैक्सिमम होने के लिए h को बढ़ाते जाओ, यानी ऑरिफिस एकदम बॉटम में बना दो, पर बॉटम में बना दिया तो L - h कितनी आ जाएगी, 0, टाइम ही नहीं मिलेगा उसे फॉल करने के लिए। तो रेंज is not maximum when orifice is made at the bottom, velocity of efflux will be maximum there, okay। So for range to be maximum, आप खुद चेक करिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए। Now I'm asking it as a question, second part of the same question you can consider। I'm asking here now, find value of h, okay, such that r is maximum। यानी ऑरिफिस कहाँ पे बनाना चाहिए जिससे कि रेंज क्या हो, मैक्सिमम। तो भाई रेंज में ये फैक्टर आ रहा है, h वेरिएबल है, यानी मुझे किसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा h into L - h को, यही है। तो एक काम कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं dr/dh, और उसे क्या कर लेते हैं, 0, मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो 2 एज इट इज, यस, h के रिस्पेक्ट में जा रहा है, पहले स्क्वायर रूट जाएगा, 1/2 √h into L - h, उसके बाद अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, differentiation of second function 0 - 1 plus second function as it is, differentiation of first function and equal to 0, ठीक है। तो अब इसे यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, no need to remove this। तो देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है वो पूरा 0 में चला जाएगा डिनोमिनेटर,
बचेगा आपके पास क्या, माइनस एच प्लस एल माइनस एच इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं 2h इज इक्वल टू एल, यानी h इज इक्वल टू l बाई 2। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप ऑरिफिस को एग्जैक्टली मिडवे बनाएंगे, कंटेनर और फ्लोर के बीच में जो कैप है उसके एकदम बीच में बनाएंगे, तो आपको रेंज क्या मिलेगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लाइन भी लिख लें यहाँ पे, दैट रेंज इज मैक्सिमम व्हेन ऑरिफिस इज मेड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फ्री सरफेस एंड फ्लोर। ठीक है, और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है, उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू भी लिख लीजिए आप। तो 2 इंटू एच की जगह क्या रख देंगे अपन, l बाई 2, सो विच इज h की जगह पे l बाई 2 इंटू एल माइनस एच भी कितना हो जाएगा फिर l बाई 2, तो l बाई 2 बाहर आ जाएगा। तो इस रेंज की जो वैल्यू है वो भी एग्जैक्टली किसके इक्वल आ रही है, l के इक्वल। ठीक है, यानी जितना आपने लिक्विड फिल कर रखा है मैक्सिमम आप उतनी ही डिस्टेंस तक जो ऑरिफिस से निकलने वाला लिक्विड है वो स्ट्राइक करेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे। ओके, so here you are going to remember that range is maximum when orifice is made exactly midway between floor and free surface. Okay, now I am trying to solve how much time will it take for the container to decrease its height from, say, if you consider this was at h1 and now it comes to this part h2, समझ रहे, धीरे धीरे कम 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 होता जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और ये t इक्वल टू t पे है। तो now my question is find the time it takes to ऐसे लिखिए इसे, find time taken by free surface to fall from h1 to h2, बट ध्यान रहे दोनों मैंने कहां से मेजर किए हुए हैं, ऑरिफिस की लेवल से। अच्छा, टाइम जैसे ही इन्वॉल्व हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लोर 8 पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और अपन ऐसा भी नहीं कर सकते, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे लेवल डाउन होती जाएगी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हाउ टू सॉल्व दिस, लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, हमें ये टाइम चाहिए, इसे आप टी नॉट ले लीजिए। आप मानेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे टी इक्वल टू टी पर लेवल यहाँ पे है और वो लेवल थोड़ी देर में थोड़ा और नीचे आ जाता है, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि आपकी लेवल जो है वो कहाँ पे है, y पे, ऑरिफिस की लेवल से वो कितना ऊपर है, y, और थोड़ी देर बाद वो कितना नीचे और आ जाती है, dy। ओके, तो आप क्या लिखेंगे उस मोमेंट पे, at t equal to t, I'm solving, yeah, okay, at t equal to t, what will be velocity of efflux, will be root 2g by, this condition is still given, so it will be q dot out at the same time, volume flow rate going out here, it will be equal to area into E, so it will be what, this small a into root of 2gy, make it equation 1। now इसी की वजह से ये डाउन जा रहा है, तो इसके हिसाब से ये जो वॉल्यूम मैंने इधर हाईलाइट कर रखा है वही वॉल्यूम बाहर गया होगा dt टाइम में, यस। तो इसके हिसाब से अपन q डॉट आउट को क्या भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट a into dy by dt। q डॉट, आप q डॉट ना यूज करें, आप q ही यूज कर लें, ठीक है, q इज वॉल्यूम फ्लो रेट, सो dy by dt by 1 into equate, so what will you write, you will be writing a into dy by dt is equal to small a into root of 2gy, yes। So let us put the integration here and arrange the terms, so dy divided by root y is equal to a into root of 2g into dt, yes, और ये नीचे है कैपिटल है,
अब y कहाँ से कहाँ जा रहा है भाइयों? तो y जा रहा है पहले t इक्वल टू 0 पे h1 है और t इक्वल टू t पे h2 है और ये 0 से t नॉट है। तो लेट मी सॉल्व। सो 1 बाई रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये y के पावर माइनस 1/2 लिखा हुआ है, तो ये मैं सोच लेता हूँ y के पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1/2, यानी कितना आ जाएगा? रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय minus 1/2 plus 1, sorry, and plus 1, so it will be root y divided by 1/2, so it will be 2 root y. yes, तो चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। आपको आता ही x पावर n को इंटीग्रेट करना, यहाँ पे n की वैल्यू माइनस 1/2 है, तो कितना मिलेगा आपको ये इंटीग्रेशन? ये मिलेगा आपको 2 ऑफ रूट y इज इक्वल टू दिस रूट ऑफ 2j इनटू टी नॉट। और y पे क्या जा रही है लिमिट? बताओ कहां से कहां जा रही है लिमिट? h1 से h2। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखने जैसा है कि y जो है वो डिक्रीज कर रहा था, इसलिए जो dy बाई dt क्या रहने वाला है? निगेटिव, अदरवाइज आप माइनस आखिर में फेस करेंगे। तो माइनस ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ h2 माइनस रूट ऑफ h1 इज इक्वल टू a बाई a इंटू रूट ऑफ 2g इंटू टी नॉट। यस, माइनस अंदर ले जाइए, सो 2 रूट h1 माइनस रूट h2, h1 बड़ा है, यस, इंटू a बाई a इंटू 1 बाय रूट 2g is t naught. Yes, so what I have t naught now is root of capital A by small a into root of 2 by g into root of h1 minus root of h2. आप चाहें तो इसे याद रख लीजिए, it's an important result. Time taken by it for the lever to fall from h1 to h2. Yes, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली काइनेमेटिक्स का यूज हुआ है along with the velocity of flux. अब इसमें सपोज पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा? पूरा खाली तो हो नहीं सकता, सिर्फ कहां तक ही हो सकता है, ऑरिफिस तक। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं टाइम टेकन टू रीच द फ्री सरफेस टिल ऑरिफिस लेवल। तो भाई कितना लगेगा बताओ? तो किसको 0 पुट कर दो आप? h2 को पुट h2 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ जाएगा दिस टाइम विल बी इक्वल टू a बाई a इंटू रूट ऑफ 2h1 बाई g। तो रूट 2h बाई g तो पहले भी आता था अपना टाइम टू फॉल, और जिसमें एक फैक्टर किसका आ गया आपका? कैपिटल A बाई स्मॉल a। तो आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि अपन बड़ा ऑरिफिस अगर बनाएंगे, यस, बड़ा ऑरिफिस बनाएंगे तो यानी स्मॉल a की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कम टाइम लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद अलावा अगर आपने इसे नैरो बनाया हुआ, एक ट्यूब जैसा बनाया हुआ है, कैपिटल ए को आप कम कर देंगे तो भी आपको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दीस सिचुएशंस। ओके।